अस्सलाम वालेकुम। आज 5 बजे में खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ मोनिस रजा और मैं हूँ आपके साथ मिसबाह लगारी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज इस अहम खबर के साथ कि महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा गरीब और पिसे हुए तबके पर सरासर जुल्म है। दुनियापुर के शहरी दुहाई देने लगे हैं। चौधरी जाहिद महमूद रिपोर्ट कर रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा करके गरीब तबके से जीने का हक भी छीन लिया गया है। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए 49 पैसे इजाफे ने शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले हर शख्स की जिंदगी जीवन बना दी है। महंगाई के बायस गरीब तबके के लिए एक वक्त की हनियत तैयार करना मुश्किल हो चुका है, जो दुहाइया दे रहे हैं। हुकूमत ने जो पेट्रोल की कीमत 10 रुपए 49 पैसे बढ़ाई है, इससे मुल्क में बहुत ज्यादा महंगाई का तूफान आएगा। गरीब आदमी पहले मजबूर है, गरीब आदमी फाकों में मर रहा है। खुदार इस पे गौर करा जाए। ये जुल्म है, बंदा खुदकुशी पे मजबूर हो जाएगा। गरीब आदमी कहाँ से रोजी कमाएगा? ये बहुत ही इंतहाई अफसोस की बात है। लिहाजा हम तो पहले ही गरीब गुरबा मेहनत कश जितने भी हैं वो महंगाई से बेहद परेशान हैं। शहरियों का वज़ीर आज़म पाकिस्तान से ये मुतालबा है, खुदारा गरीबों के हाल पे रहम किया जाए, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें वापस ली जाए ताकि गरीब तबका खुशहाल जिंदगी बसर कर सके। कैमरा टीम के साथ चौधरी जाहिद महमूद, आज न्यूज दुनियापुर। उधर जाम शोरों में भी महंगाई ने शहरियों के होश उड़ा दिए। आटा, चीनी, सब्जी, फलों की कीमतों में इजाफे से गरीब के साथ मिडिल क्लास तबका भी परेशानी का शिकार है। देखते हैं फहद जामरी की रिपोर्ट। जामशोरों में महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया है। अशियाए खुर्दनोश के नरखों में होशरुबा इजाफे से शहरी चकरा गए हैं, लेकिन इंतजामिया भी दिखाई नहीं दे रही है। पेट्रोल के रेट में इजाफे के साथ ही आटे, घी, चीनी, सब्जी, फल फ्रूट की कीमतों में जैसे पर लग गए। तमाम अशिया जरूरा के नरखों में 30 से 50% इजाफे से गरीब तो गरीब पर मिडिल क्लास शहरी भी काफी हद तक परेशानी में मुब्तला है। इतनी महंगाई आ गई है। आलू है 40-50 रुपए आलू पड़ गया है, प्याज 50 रुपए प्याज हो गया है। पत्ती 500 रुपए किलो थी, अभी 800 रुपए किलो, 850 रुपए किलो पहुंच गई। और दूध के ले लो, दूध जो है पहले 100 रुपए 80 रुपए किलो थी, अभी 130 रुपए में हम किलो उठाते हैं दूध के। और महंगाई की बहुत मुश्किलात हो गई। 300 रुपए दिहाड़ी में मजदूर क्या लेगा? रश्का चलाए, किराया मिलता नहीं, शाम को घर जाते हैं 200 रुपए भी दिहाड़ी नहीं लेके जाते, जो 500-600 कमाते थे। शहरियों का कहना है कि मुल्की सतह पर महंगाई में इजाफा जरूर हुआ है, लेकिन इंतजामिया की खामोशी के बायस मुनाफाखोर दुगना फायदा उठा रहे हैं। जिला इंतजामिया नरखों पर कंट्रोल करके मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करे। फहद जामरी, आज न्यूज, जामशोरो। मुल्क के दीगर शहरों की तरह बदीन में भी अवाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से परेशान है। रिपोर्ट कर रही हैं इमरान अब्बास। हुकूमत ने एक बार फिर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है और इस बार तो रिकॉर्ड इजाफा किया गया है। कीमतों में इजाफे ने आवाम की हकीकी माना में कमर तोड़ कर रख दी है। 100 की सवारी लेते हैं ना तो 80 रुपए का पेट्रोल जल जाता है। 80 रुपए का पेट्रोल जल जाता है, 20 रुपए हमारे को मिलता है। 20 रुपए का क्या करें हम? ये गरीब आवाम का क्या होगा? आखिर हम कहाँ जाएंगे? हम गाड़ियाँ चलाएं या गाड़ियों को आग लगा दें? कहाँ करें? गरीब लोग जो है वो 2 वक्त की रोटी खाने के लिए परेशान है। रोज बरोज पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है, रोज महंगाई हो रही है। दिल्ली सरकार ने ऐसी तबाही मचाई है, आप आटे का रेट देख लें, घी का रेट देख लें, हर चीज का रेट देख लें, वो आसमानों से बातें कर रहा है। अभी तकरीबन 15 दिन पहले पेट्रोल बढ़ा है, उसके बाद अभी पेट्रोल बढ़ा है। यार कुछ सोचो, किस गरीब को 2 वक्त की रोटी कैसे खाएंगे? मुल्क भर के दीगर इलाकों की तरह बदीन की आवाम ने भी मुतालबा किया है कि खुदारा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फौरी कमी करके आवाम को रिलीफ दिया जाए। आए रोज पेट्रोलियम निर्ख में इजाफे ने गरीब आवाम का जीना मुहाल कर दिया। कीमतों में इजाफे से ठट्टा में खाने पीने की अशिया के रेट भी बढ़ गए हैं। मजीद जानते हैं आज न्यूज ठट्टा के नुमाइंदे अमर लाल से। वफाकी हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतें एक मरतबा फिर बढ़ा दी गई है। पेट्रोल 10 रुपए और डीजल 12 रुपए बढ़ने के बाद जो हर चीज है उसके रेट भी बढ़ चुके हैं। मेरे साथ कुछ पेट्रोल पंप पर लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते। बिल्कुल, इमरान खान जब हुकूमत में नहीं थे तब बड़ी बड़ी बातें करते थे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तब्दीली सरकार ने तो हमारी कमर ही तोड़ दी है। गरीब को तो मार दिया हुकूमत ने महंगाई करके, बस पेट्रोल पे ही रह गया था, पेट्रोल पे भी पैसे बढ़ गए। जी, ये थे पेट्रोल भराने आने वाले लोग। इनका यही कहना है कि तब्दीली सरकार हुकूमत से पहले बड़ी बड़ी दावे करती थी कि जब हम हुकूमत में आएंगे तो फौरी तौर पर जो महंगाई है उसको कंट्रोल करेंगे। अब महंगाई पर कंट्रोल करने की बजाय रोज ब दिन बढ़ती जा रही है, इसलिए आवाम इंतहाई परेशान मुश्किलात का शिकार है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से कनकोट के अवाम भी परेशान है। कहते हैं पहले ही 2 वक्त की रोटी का हुसूल मुश्किल है, परेशानियां अब मजीद बढ़ेंगी। रिपोर्ट कर रहे हैं हुजूर बख्श मंगी। मुल्क के दीगर शहरों की तरह कनकोट में भी पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे पर अवाम परेशान नजर आने लगी।
पता नहीं ये हुकूमत का क्या मकसद है। दिन ब दिन जो पेट्रोल यहाँ पर बढ़ रहा है, आज जो 10 रुपए में इजाफा किया है, गरीब लोग पेट्रोल भरने की वजह से बहुत परेशान है। देखिए, रोज रोज की जो पेट्रोलियम मसनूआत है उसमें महंगाई की वजह से लोगों का जीना जो है वो दोबर हो गया है और महंगाई जो है वो उरूज पे पहुंच गई है। तब्दीली सरकार की जानिब से ये फैसला किया गया था कि महंगाई को खत्म किया जाएगा और लोगों को रिलीफ पहुंचाई जाएगी, मगर हालत ये हो गई है कि लोगों का जीना जो है वो अजीरन हो गया है। हम जो है हमारी दिहाड़ी 400 रुपये है और जो 20 लीटर जो है 140 रुपये मिल रहे हैं, तो 140 रुपये जाएंगे वहाँ से तो 250 रुपये बचेंगे। किस तरह से हम जो है अपने बच्चों का पेट का गुजर सफर करेंगे। दिन ब दिन पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से खाने पीने की हर चीज महंगी हो गई। दिहाड़ीदार मजदूर 2 वक्त की रोटी के हसूल के लिए परेशान नजर आता है। पेट्रोलियम मसनूआत के महंगे होने से हर चीज महंगी हो गई है। कंदकोट की आवाम का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत को कम किया जाए ताकि आवाम जो है उन्हें रिलीफ हासिल हो सके। कैमरा टीम के साथ हजूर बख्श मंगी, आज न्यूज, कंदकोट। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफे को चिन्योट के शहरियों ने मुस्तरद कर दिया। अवाम कहते हैं कि पहले ही बदतरीन महंगाई में पिस रहे हैं, हालिया इजाफा फौरी वापस लिया जाए। मजीद जानते हैं आई न्यूज के नुमाइंदे उमर सज्जाद से। आज वफाकी हुकूमत की जानिब से अवाम पर एक बार फिर जो है पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। इस वक्त पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह पर पेट्रोल की कीमतें जा पहुंची हैं। इस वक्त मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे पूछते किस हवाले से क्या कहेंगे। पेट्रोल महंगा हो गया, क्या कहेंगे? पेट्रोल महंगा होने से पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई की रेशो ऑलरेडी पहले ही बहुत ज्यादा है। पहले ही चीनी, आटा और जितनी भी चीजें वो महंगी हो चुकी हैं। अब पेट्रोल महंगा होने से पहले जो तनख्वाहदार तबका, जैसे मैं फैसलाबाद से आता हूँ, अब मुझे तो इससे तनख्वाह में कोई इजाफा नहीं हुआ, लेकिन उससे मेरे जो अखराजात है वो डबल हो गए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने चिन्योट के शहरी की बात सुनी है, इनका यही कहना है कि हुकूमत वक्त जो है वो बढ़ती हुई महंगाई को फिलफौर कंट्रोल करे और पाकिस्तान में जो है पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा किया जा रहा है उसे भी रोका जाए। जी, शिकारपुर के शहरियों ने पेट्रोल की कीमतों में होशरबा इजाफे को मुस्तरद कर दिया। शहरियों ने सुप्रीम कोर्ट से इजाफे का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मजीद जानेंगे आज उसके नुमाइंदे अमजद हुसैन से। जी अमजद हुसैन। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से एक बार फिर पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर आवाम पर बम गिरा दिया गया है और 10 रुपए जो इजाफा किया गया है पेट्रोल की कीमतों में, उसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पेट्रोल भराने वाले जो लोग हैं यहाँ पहुंच रहे हैं, वो यही शिकायत कर रहे हैं कि 3 दफा एक महीने में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया है। मगर अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि जो मौजूदा वफाकी हुकूमत है ये मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। जिन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे, शिकारपुर के शहरियों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि रोज रोज जो ये कीमतें बढ़ रही हैं तेल की, उसके बाद अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा होता है, इस पर सख्ती से नोटिस लिया जाए और वफाकी हुकूमत को पाबंद बनाया जाए कि जो पुराने पाकिस्तान की कीमतें थी तेल की उसको वापस लाया जाए। जी, कामोकी में NHA की जानिब से करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए अंडरपासेस टूट फूट का शिकार हैं। लाइट्स ना होने की वजह से शहरियों को गुजरने में भी शदीद परेशानी का सामना है। मजीद जानते हैं मोहम्मद शफीक मुगल से। जी बिल्कुल, NHA नाअहली की वजह से जो है वो कामोकी में करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए अंडरपासेस जो है वो टूट फूट का शिकार हो गए हैं और भूत बंगलों का मंजर पेश कर रहे हैं। मैं आपको बताता चलूं कि कुछ अरसा कबल जो है वो कामोकी में शहरियों के पैदल क्रॉसिंग के लिए जो है वो कामोकी GT रोड के साथ जो है सर्विस रोड पर 4 मुख्तलिफ अंडरपासेस बनाए गए थे, जिनके ऊपर बाकायदा तौर पर छतें जो है वो भी लगी हुई थी। दूसरी तरफ आपको यही बताता चलूं कि अंडरपासेस जो है वो टूट फूट होने की वजह से शहरी जो है वो शदीद परेशानी का शिकार है और उनको एक साइड से दूसरी साइड से जाने के लिए सड़क क्रॉस करने में शदीद दुश्वारी का सामना है। शहरियों ने इस हवाले से जो है वो चेयरमैन नैब और दीगर आला हुकाम से मुतालबा किया है कि फिलफौर नोटिस लेकर जो है वो अंडरपास की टूट फूट के जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जी, खबर दें आपको कि भलवाल इंडस्ट्रियल एरिया में सीवरेज लाइन के बंदे से करीबी देहातों में नकासियात का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया। इलाका मकीनों ने एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया के दफ्तर के बाहर धरना दिया। मजीद जानते हैं आई न्यूज़ के नुमाइंदे रिजवान अहमद सागर से। मौजूद बल्दिया भलवाल में जहां पर चक नंबर 13 शुमाली के रहायशियों ने निकासियात के मसला पर धरना दिया हुआ है। बात करते हैं मुजाहिरीन से, उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हम जी 1 साल हो गया, ये पानी बंद है,
ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨੋਂ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਤਨਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗਲੀਆਂ ਤਰੋ ਤਾਰ ਹੈ ਨੂੰ ਜੀ। ਇਹ ਸੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਮੁਤਾਲਬਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਕਟਰੀ ਏਰੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। अब बात करते हैं चीफ ऑफिसर तहसील कौंसल भलवाल असदुल्लाह हुरिया से कि इस मसले के हवाले से उनका क्या कहना है। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਈਪ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਏਰੀਆ ਚੋਂ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਹਾਈ ਸਾਸ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ, ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਪਾਈਪ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਰਸਤਾ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਪੈਸੇ नहीं हैं और फंड भी बंद हुए। जैसा कि आपने सुना, इंतजामिया का कहना है कि उनके पास फंड्स नहीं है, फंड्स होंगे तो वो इस मसले को हल करने के लिए कोशिश करेगी। और भी शामिल करेंगे लेकिन ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज न्यूज। वेलकम बैक। कुदरती आफात और हादसा से बचाव के आलमी दिन के मौके पर PDMA के ज़ेर एहतमाम अपरदीर के शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी में सेमिनार हुआ। तलबा और मकामी अफराद को कुदरती आफात की एहतियाती तदाबीर से आगाह किया गया। PDMA के ज़ेर एहतमाम शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी शरिंगल में कुदरती आफात व हादिसात से बचाव के आलमी दिन के मौके पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में PDMA डायरेक्टर डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट मिस ज़हरा निगार, वाइस चांसलर शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी, असिस्टेंट कमिश्नर दीरबाला, रेस्क्यू 1122, सिविल डिफेंस दीरबाला और यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात ने शिरकत की। जो कम्युनिटी मेंबर्स है और स्टूडेंट्स है उसमें डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के हवाले से अवेयरनेस क्रिएट करें और एकेडेमिया और जो गवर्नमेंट के इदारे हैं उनमें एक लिंकेजेस डेवलप हो ताकि जो रिसर्च होती है उसकी पॉलिसीज में प्रॉपर इंडक्शन हो सके। मकसद ये था कि आवाम के अंदर कुदरती आफात के बारे में आगाही पैदा की जा सके। क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरी दुनिया में बिलखुसूस पाकिस्तान में गुज़श्ता 2 दिहाइयों से मौसमी तगय्युरात की वजह से नुकसानात का शिकार हो रही है। रेस्क्यू 1122 के एहलकारों ने कुदरती आफात व हादिसात से बचाव की आगाही के लिए फर्जी मशक़ें की। सेमिनार के शुरका ने तलबा व तालिबात और मुकामी अफराद को मौसमियाती व माहौलियाती तब्दीलियों से और इनके असरात से आगाह किया। नासर ज़ादा, आज न्यूज़, अपरदीर। डेरा भुगटी के इलाके सुई में जिले इंतजामिया के ताउन से फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। टूर्नामेंट में 18 बैनुल सूबाई टीमों ने हिस्सा लिया। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे इमाम भुगटी से। जी बिल्कुल, जहां खेलों के मैदान आबाद होते हैं वहां अस्पताल वीरान हो जाते हैं। सुई में जिला इंतजामिया के ताउन से फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें बैनुल सूबाई 18 टीमों के दरमियान मुकाबला हुआ। कंदकोट फुटबॉल क्लब टूर्नामेंट का फातिहा टीम करार पाया। फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच कंदकोट फुटबॉल क्लब और सुई फुटबॉल क्लब के दरमियान खेला गया। कांटेदार मुकाबले के बाद कंदकोट फुटबॉल क्लब ने फाइनल मैच जीतकर टूर्नामेंट के चैंपियन करार पाए। डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार लिकरार ने इस मौके पर कहा, खेलों के मैदान आबाद होने से नौजवान नस्ल माशरती बुराइयों से दूर भागते हैं। नौजवानों ने मजीद इस तरह के टूर्नामेंट कराने के उम्मीद जाहिर करते हुए शुक्रिया अदा किया। जी कल्लात में महकमा सेहत की जानिब से माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से आगाही मुहिम और वॉक का एहतमाम किया गया। वॉक में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नसरुल्लाह लांगू, महकमा सेहत के आला हुकाम, हेल्थ वर्कर्स और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर बच्चों को पेट के कीड़ों से महफूज रखने की अद्वियात, हामला खवातीन की वैक्सीनेशन के हवाले से लोगों को आगाही फराहम की गई। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रीन का कहना था, माँ और बच्चा सेहतमंद होंगे तो माशरा सेहतमंद होगा। डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्टर एजुकेशन जनूबी पंजाब ताहिरा शफीक चिश्ती ने तहसील जलालपुर पीरवाला का दौरा किया। स्कूल में तालीमी मयार का जायजा लिया। शजरकारी मुहिम के तहत पौधा भी लगाया। रिपोर्ट कर रहे हैं मुजफ्फर अयास ताहिर। DPI एजुकेशन जनूबी पंजाब ताहिरा शफीक चिश्ती का तहसील जलालपुर पीरवाला का दौरा। गवर्नमेंट स्कूलों में तालीमी मियार को चेक किया, जबकि DPI एजुकेशन जनूबी पंजाब ताहिरा शफीक चिश्ती ने गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल मियाँपुर बेलेवाला में नर्सरी का इफ्तिताह किया और पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का भी आगाज किया। इस मौके पर ताहिरा शफीक चिश्ती का कहना था कि 20,000 के करीब हमारे पास प्राइमरी और मिडिल स्कूल हैं। साउथ पंजाब में वैसे टोटल साउथ पंजाब में 23,000 स्कूल हैं।
तो बाकी जो 2300 स्कूल हैं वो हाई स्कूल एंड हायर सेकेंडरी स्कूल हैं। तो जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन एजुकेशन का साउथ पंजाब में मिडिल स्कूलों का और प्राइमरी स्कूलों का है। तो मैं ये चाहती हूँ कि हमारे प्राइमरी स्कूल जो हैं और मिडिल स्कूल भी गेम्स एक्टिविटीज़ में, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में और क्लीन एंड ग्रीन और भरपूर हिस्सा लें। और जब हम बच्चों की एक्चुअली हमारे बच्चे ही हमारा मुस्तकबिल है और इनकी जब तक सही बेहतरीन मुसलमान बेहतरीन इंसान की तरबियत नहीं होगी तो उस वक्त तक हम तरक्की नहीं कर सकते, कौमें तरक्की नहीं कर सकती। इस मौके पर डिप्टी डीओ जलालपुर रखशंदा कमर, स्कूल की प्रिंसिपल मिसबा नौरीन और स्कूल के स्टाफ समेत तालबात भी मौजूद थी। कैमरा टीम के साथ मुजफ्फर यास ताहिर, आज न्यूज जलालपुर पीरवाला। खानपुर में अंजल बेगम फाउंडेशन और सलाम चैरिटी के ज़ेर एहतमाम गरीब और मुस्तहिक अफराद में राशन और आटा तकसीम करने की तकरीब मुनक्किद की गई। गरीब और नादार खवातीन में 700 से ज़ायद राशन की पेटियां और आटा तकसीम किया गया। तकरीब में अंजल बेगम फाउंडेशन के बानी बाबर सिद्दीक ने भी दीगर अरकान के हमरा शिरकत की। सैकड़ों गुरबा और मसाकीन में इमदादी सामान तकसीम किया गया, जबकि मुस्तहिक अफराद के लिए लंगर का भी एहतमाम हुआ। वफाकी वज़ीर फारूक नसीम इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं, लिए चलते हैं बराह रास्त। इस फोरम से लोगों को मिली है और जितनी आपने फिर साथ साथ रीच आउट किया, अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने शोएब सिद्दीकी साहब को अप्रोच किया, रीच आउट किया उनसे और उन्होंने भरपूर आप समझिए कि आगे आके आपकी मदद की। शोएब सिद्दीकी साहब का थोड़ा सा तारुफ मैं कराऊं कि ये पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के ब्यूरोक्रेट्स में से इनका ताल्लुक़ है और जिस तरह ईमानदारी से और अपराइट होके इन्होंने अपना जो काम किया है, तो जैसे ही मैं आया था तो वो सुना ये कि नईम कुरैशी साहब ने शायद कोई ब्यूरोक्रेसी के लिए बात की है। और ठीक है, अच्छे बुरे लोग तो हर जगह होते हैं, लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं कि जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं, एक तो हमारा इंस्टीट्यूशन है हमारी अदलिया, दूसरी हमारा जो साथ साथ जो दूसरा इंस्टीट्यूशन है वो बार एसोसिएशंस है, वकला है, फिर हमारी इंस्टीट्यूशन हमारी आर्मी है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी है। सिविल ब्यूरोक्रेसी अगर खुदा न खास्ता ना हो किसी मुल्क में तो वो मुल्क चल नहीं सकता। तो लिहाजा हमें हर तरह से सिविल ब्यूरोक्रेसी का साथ भी देना है और ठीक है, अच्छे बुरे लोग जरूर होंगे। जहां तक कि ये जो टॉपिक है अंडर डिस्कशन रूल ऑफ लॉ की, तो ये रूल ऑफ लॉ का तो बुनियादी मतलब ये है कि इंसाफ सबके लिए बराबर होगा, चाहे वो कितना पावरफुल हो, चाहे कितने बड़े ओहदे पे फायज हो। और अगर उसके अंदर हमने डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर दिया कि अगर ऊपर बैठा हुआ आदमी है तो उसका हिसाब किताब नहीं होगा, तो फिर ऐसी जो अक़वाम है वो पस्ती की तरफ जाएंगी और वो अक़वाम, वो ऐसे लोग जो अपने आयस लोगों का भी एहतसाब कर सकते हैं, वो आगे जाने वाली तरक्की करने वाली अक़वाम है। ये कुछ इंडिकेटर्स हैं और ये इंडिकेटर्स ऐसे हैं कि इसको लीड आप लोग ने करना है। आप लोग ने मसलहत करनी शुरू कर दी, हर तरह के लोग हमारे बार एसोसिएशंस में भी हैं, और अगर आपने मसलहत का साथ नहीं दिया और आपने अपने ज़मीर के हिसाब से काम किया तो फिर ये कौम जरूर तरक्की करेगी। और जब जब हमारे वकला मसलहत का शिकार होंगे तो हमारी ये कौम जो है वो तरक्की इसलिए नहीं करेगी क्योंकि लीडरशिप जो है, रूल ऑफ लॉ हो या किसी किस्म की लीडरशिप है, वो आपने प्रोवाइड करनी है, वकला ने प्रोवाइड करनी है, बार एसोसिएशंस ने प्रोवाइड करनी है। तो ये कहना तो बड़ा आसान है कि आ जाइए, सेमिनार करते हैं, रूल ऑफ लॉ के बारे में बात करते हैं, डाइसी के बारे में भी बात करते हैं, मॉन्टेस्क्यू के बारे में भी बात करते हैं, और जब इम्प्लीमेंटेशन का वक्त आता है तो हमारे वकील कहाँ हैं, हमारी बार एसोसिएशंस कहाँ हैं?
تو یہ ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کون کہاں کھڑا ہے. کیا واقعی ہمارے عمل میں اور قول میں اور فعل میں تضاد ہے یا نہیں ہے؟ اس کا فیصلہ میں نے نہیں کرنا ہے. اس کا فیصلہ تاریخ کرے گی یا آپ لوگ خود کریں گے؟ عوام کرے گی کہ عوام کو کیا ایک آنےسٹ لیڈرشپ وکلا نے دی؟ کیا وکلا نے صحیح رہنمائی کی ان کی؟ یہ آج کل کی بات ہے، یہ بات بالکل صاف سیدھی سچی جو باتیں ہوتی ہیں وہ عیاں ہو جاتی ہیں. اب لا ریفارمز کی بات آئی تو لا ریفارمز کرنا شروع کیا. ہر جگہ سے یہ جی پینڈنسی ہے، حکومت کچھ نہیں کر رہی، لا منسٹری کچھ نہیں کر رہی اور لا منسٹر کچھ نہیں کر رہا. کیا یہ بات درست ہے؟ پینڈنسی جو ہے کیا لا منسٹر کا یا لا منسٹری کا یا گورنمنٹ کا کام کورٹوں میں فیصلہ کرنا ہے؟ نہیں. یہ ساری کی ساری رسپانسبلٹی یا تو عدلیہ کی ہے یا وکلا کی ہے. ہم نے تو قانون بنا کے ہی دے سکتے ہیں، اور قانون جب بنائیں گے اس انٹینشن سے کہ ایکسپیڈیشس ڈسپوزل کیا جائے تو سب سے زیادہ ریزسٹنس ہمارے وکیل بھائی کرتے ہیں. اب انہیریٹنس لا آپ کے سامنے اس کا ایک اسٹیچیوٹ آیا. وہ اسٹیچیوٹ یہ تھا کہ جب بھی خدا نخواستہ کسی کے گھر میں فوتگی ہو اور اس کو لیٹر آف ایڈمنسٹریشن یا سکسیشن سرٹیفکیٹ چاہیے تو وہ عدالت جائے اور سالوں سال لگ جاتے ہیں. اور عدالت بھی کیا کرتی ہے؟ عدالت کرتی یہ ہے کہ نادرا سے رپورٹ مانگتی ہے، اور جو رپورٹ نادرا دے دیتی ہے وہ فیصلہ آ جاتا ہے. تو سوچا یہ گیا کہ کوئی ایسا لا بنایا جائے کہ عدالت سے جو پینڈنسی ہے کم ہو. یہ تمام کے تمام کیسز جو ہیں الیکٹرانکلی 90% آف دا کیسز 95% آف دا کیسز اس میں جھگڑا نہیں ہے. ایسا ایشو نہیں ہے کہ وہ نادرا کی جو رپورٹ ہے اس سے ڈیسائیڈ نہ ہو سکتا ہو. یہ صرف 5% کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں جھگڑا ہوتا ہے. کسی کی شادی چھپی ہوئی ہے، کسی کے بچے چھپے ہوئے ہیں، کسی نے کوئی فراڈ کا کیس کر دیا. 5% آف دا کیسز. تو 5% کیسز کے لیے سارا کا سارا سسٹم چوک تھا. اب جب یہ قانون آیا تو سب سے زیادہ ریزسٹنس وکلا نے کی. وکلا نے ریزسٹنس کی. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آتی ہے کہ جی وہ ہمارے کیسز کم ہو جائیں گے. آپ کے کیسز تو کم ہو جائیں گے لیکن آپ اس پہ عوام کا فائدہ تو دیکھیے. کیا عوام کا فائدہ ہونا چاہیے یا صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ وکیلوں کی فیس اور ان کے کیسز جو ہیں ان کو کیسے ملٹیپلائی کیا جائے؟ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. جیسے انہوں نے شہاب سرکی نے کہا کہ یہ اٹس اے نوبل پروفیشن، لارڈس کا پروفیشن تھا. آئیڈیا اس میں یہ تھا کہ وہ پیچھے سے ایک ٹوپی سی رکھی جاتی تھی اور جو چاہے اس کے اندر کلائنٹ جو ہے وہ فیس ڈال دیتا تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مطلب ان کا سجیشن مان لیا جائے، یہ کہہ رہے ہیں لا ریفارم کریں تو پھر تو یہ لا پاس کرنا پڑے گا کہ وکیل فیس نہیں لے سکتے. تو میں ایسا نہیں کرنے جا رہا. آئی ڈونٹ تھنک کہ ان کا بھی یہ ٹینشن تھا، جسٹ آن دا لائٹر نوٹ. لیکن یہ فیصلے آپ نے کرنے ہیں. یہ فیصلے جو ہیں یہ مطلب یہ کہ ہم تو جتنے دن کے لیے لا منسٹری میں ہیں وہ کام ضرور کریں گے جو سچ اور حق پر بیسڈ ہے، چاہے کتنی ریزسٹنس آئے. آئی ایم لیسٹ بادرڈ. جو چاہے جس کی جو مرضی کر لے، لیکن میں حق اور سچ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. جو سچ ہے اس کی بات ہمیشہ کروں گا، اور جو سچ نہیں ہے، جو حق کی چیز نہیں ہے، اس کا ساتھ نہیں دوں گا. ابھی کرمنل ریفارمز انٹروڈیوس کیے جا رہے ہیں. کرمنل ریفارمز میں کیا ہے؟ کرمنل ریفارمز میں یہ ہے کہ 9 منتھس کے اندر ٹرائل ختم کریں، اور اگر ٹرائل 9 مہینے کے اندر پریزائڈنگ آفیسر یا جج صاحب جو ہیں، جو ٹرائل کورٹ کے پریزائڈنگ آفیسر ہیں، وہ اگر ٹرائل ختم نہیں کر سکتے تو اپنا وہ ایکسپلینیشن چیف جسٹس کو دیں گے. یہ بات ٹھیک ہے نا؟ ایسا ہونا چاہیے نا. وہ بتائیں گے کہ کہاں پرابلم ہے.
विटनेस नहीं आ रहा, ये क्या इशू है? मेरे पास टाइपिस्ट नहीं है, मेरे पास इंक नहीं है, मेरे पास बैठने की सही जगह नहीं है, ये क्या ऐसी वजह है कि मैं 9 महीने, या मेरे पास विटनेसेस इतने ज्यादा है? अब होता ही है कि विटनेसेस की मैं आपको बात बताऊं कि हमारे मैं नाम बिल्कुल नहीं लूंगा कि, लेकिन बाज ऐसे हमारे जजेस ट्रायल कोर्ट के, बाजों का मर्डर इस बिना पे हो गया कि उन पर यह इल्जाम था कि वो एविडेंस रिकॉर्ड करते वक्त चेंज कर देते थे, या इनकॉम्पिटेंस में चेंज करते थे, या किसी और वजह से चेंज करते थे। मैं लोअर जुडिशरी की बात कर रहा हूं। सुपीरियर जुडिशरी हमारी बड़ी जबरदस्त रही है हमेशा से, और इसमें ऐसे ऐसे जजेस गुजरे हैं, मतलब कितने सारे हैं कि मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगा, लेकिन भरपूर अंदाज में आपको बताऊं कि हमारी सुपीरियर जुडिशरी ने बड़ा बेहतरीन काम किया है इन द पास्ट, और मेरी दुआ ये है कि हमेशा आगे भी ऐसे करते रहे। तो अब इलेक्ट्रॉनिकली एविडेंस रिकॉर्ड होगी, अब इलेक्ट्रॉनिकली एविडेंस रिकॉर्ड होगी तो कोई ये तो नहीं कह सकता कि मेरी टेस्टिमनी चेंज कर दी गई है, नंबर 1। नंबर 2, प्रैक्टिकल बात आपको बता रहा हूं। अब आप ट्रायल कोर्ट में जाते हैं, आपके सामने आपके साथ विटनेस है, ऊपर जज साहब बैठे हुए हैं, अब आपने विटनेस से कोई सवाल किया, उसने जवाब दिया, वो आपने चाहे उर्दू में किया या किसी रीजनल लैंग्वेज में किया, अब वो जज साहब जो हैं उस पूरे मुकालमे को अपने हिसाब से अंग्रेजी में लिखाते हैं। उसमें कभी सही भी होगा, कभी गलत भी होगा, मतलब ज्यादातर लोगों की अंग्रेजी तो मेरे जैसी है ना, मुलायम अंग्रेजी। अब हमारा प्रॉब्लम क्या है कि आज भी उर्दू जो है वो बेहतरीन चीज है, चले बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज भी पूरा का पूरा जुडिशियल सिस्टम जो है वो, उसका पिवट जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज है, जिसको अंग्रेजी, जस्टिस मामून काजी ने एक दफा कहा था, बड़ा लोगों ने थोड़ी सी हुटिंग की थी उनकी, अल्लाह जन्नत नसीब करे, बेहतरीन जज थे। SM लॉ कॉलेज में एक दफा आए, हम लोग सब पढ़ाते थे, तो उन्होंने कहा कि वो अच्छी बात है, लेकिन आपकी अंग्रेजी अच्छी नहीं होगी तो आप तरक्की नहीं करेंगे इस प्रोफेशन में। वो आज भी बात है, सही है, नथिंग हैज चेंज्ड। तो ये कोई कह दे कि इस प्रोफेशन में हम बहुत आगे चले जाएंगे अंग्रेजी के बगैर, तो दुरुस्त नहीं है। ना उर्दू, ना सिंधी, ना पंजाबी, कुछ नहीं, अंग्रेजी। वर्क ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज, उसमें कोई अच्छा कोई बुरी बात नहीं है। ऐसे तो होना ही चाहिए था कि द बेस्ट लैंग्वेज इज अरेबिक लैंग्वेज, क्योंकि अल्लाह की जात ने ही हैज चोजन टू स्पीक टू मैनकाइंड इन द इंग्लिश लैंग्वेज, लेकिन ऐसा नहीं है हमारे यहाँ। उर्दू है, अंग्रेजी है, जो भी है। तो अब ये जो क्रिमिनल रिफॉर्म्स आ रहे हैं, इसके अंदर हम ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि जो SHO साहब हैं वो कम से कम BA पास होंगे। हम ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कोशिश ये कर रहे हैं कि कम से कम जो है वो ASP लेवल का कोई आदमी होगा, स्पेशली जो ऐसे पुलिस स्टेशन हैं जो जिसमें बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। प्रोसिक्यूटर्स का बड़ा रोल इसमें दिया जा रहा है, प्रोसिक्यूटर्स, और इसमें बहुत से वकील भी एम्प्लॉय होते हैं। प्रोसिक्यूटर्स का रोल ये होगा कि प्रोसिक्यूटर्स फिर ये डिसाइड करेंगे कि एविडेंस काफी है या नहीं है। प्रोसिक्यूटर्स ये भी डिसाइड करेंगे कि ऐसा तो नहीं है कि किसी वजह से किसी पर जुल्म करने के लिए केस बना दिया गया है। फोरेंसिक लेबोरेटरीज का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आज की दुनिया में क्रिमिनल लॉ में अगर कोई क्राइम आपको सॉल्व करना है तो वो आई विटनेस आपको इस तरह हमेशा नहीं मिलता। सर्कमस्टांशियल एविडेंस भी 19-20 होती है। इलेक्ट्रॉनिकली या फोरेंसिक्स जो है उसकी एनालिसिस जो है, DNA टेस्टिंग है, या इस तरह की जो चीजें हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा फोकस जो है वो इंशाअल्लाह उल अजीज फोरेंसिक्स में होना चाहिए पाकिस्तान में, दुनिया जहां में हो रहा है और हमारे यहाँ नहीं हो रहा। और इंशाअल्लाह ये जो क्रिमिनल रिफॉर्म्स आएंगे इससे ये पूरा का पूरा फोकस होगा। 161 के स्टेटमेंट्स हैं, पुलिस जो है जबरदस्ती मारदाड़ करके 161 के स्टेटमेंट ले लेती है, हालांकि 161 के स्टेटमेंट जो है उसकी एविडेंशियरी वैल्यू उस तरह नहीं है, सिर्फ कॉन्ट्रडिक्शन के फॉर द पर्पसेस ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन वो रेलेवेंट होती है। उसमें भी कोशिश ये की जा रही है कि वीडियो रिकॉर्डिंग से 161 के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाए ताकि पुलिस भी चेंज नहीं कर सके और जो गवाह है वो भी उसको रिजाइल ना कर सके।
पूरा का पूरा जो एंटी रेप लॉ जो लॉ मिनिस्ट्री में दिया, उसकी तो अमेरिका इंग्लैंड भी आके हमसे उसने तारीफ की, और आप भी समझिए कि पूरी हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी रिसर्च की गई इंग्लैंड में, अमेरिका में, वो वी डिड नॉट री इन्वेंट द व्हील, लेकिन उसको हमने अपने सेटिंग के हिसाब से इम्प्रूव किया, और अपनी सेटिंग के हिसाब से इंडिपेंडेंट लीगल एडवाइजर्स हैं, सपोर्ट एडवाइजर्स हैं, मतलब बड़े कोई किसी औरत को इल्ज़ाम लगाए तो बड़े आराम से उसके कैरेक्टर पे आप क्रॉस क्वेश्चनिंग शुरू कर दें, उसको मशकूक कर दें, वो सब खत्म कर दिया गया है। अब औरत के जो कैरेक्टर है उस पर कोई सवाल जवाब रेलेवेंट नहीं होगा कि इसकी मेरिट देखें कि क्या वाकई ऐसा उस औरत के साथ ज्यादती हुई है, नहीं हुई है। जेआईटी का कॉन्सेप्ट रेप केसेस में दिया जा रहा है ताकि सिर्फ जो नीचे जो पुलिस वाला है वो उसको सारा खराब कर दे। नहीं, पढ़े लिखे लोग ब्यूरोक्रेसी में मौजूद हैं, जैसे मैंने आपको इंट्रो दिया, शोएब सिद्दीकी साहब की तरह अच्छे लोग हमारे हैं बहुत सिस्टम में, सिविल ब्यूरोक्रेसी में। और इस जेआईटी में न सिर्फ पुलिस होगी बल्कि इस जेआईटी में जो डीएमजी असरान है उनमें से भी लिया जाएगा कि वो भी इसका पार्ट हो ताकि कहीं अब्यूज ना हो। स्पेशल कोर्ट्स का कॉन्सेप्ट है। लीगल एड अथॉरिटी है जिसके अवान साहब आजकल सेक्रेटरी हैं। मैंने तो अपनी दानिश में ये बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट था बना के किसी दूसरी ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री में इसको पार्क कर दिया है। अब उस मिनिस्ट्री ने बताना है कि कितनी कारकर्दगी है, लेकिन उन्होंने 2 साल के बाद सेक्रेटरी को ज़रूर अपॉइंट किया है। लेकिन पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ये है कि पाकिस्तान में विमेन और चिल्ड्रन और उनका अगर क्रिमिनल लॉ का मामला है तो उसको लीगल एड दी जाएगी। फिर एक विमेन एम्पावरमेंट का स्टैट्यूट है। वो विमेन एम्पावरमेंट का स्टैट्यूट इस तरह से है कि ऑन एन एवरेज 50% खवातीन है इस मुल्क में, कम ±5% वेरिएशन जरूर हो सकता है। तो चाहे वो किसी भी स्टेटस की औरत है, पढ़ी लिखी है, गैर पढ़ी लिखी है, अमीर है, गरीब की है, बीच की है, आप ये याद रखिएगा जब भी किसी औरत के साथ कोई प्रॉपर्टी में ज्यादती होती है तो उसके पीछे कोई मर्द होता है, या तो उसका कोई भाई होता है या उसके बाप के मरने के बाद उसका मामू, चचा, कोई सौतेला भाई, कोई रिश्तेदार, कोई मर्द ऐसा होता है जो कि उस औरत को उसकी प्रॉपर्टी के जो राइट्स हैं वो पूरे नहीं लेने देता। हमने कॉन्सेप्ट ये दिया है, स्पेशली ये पंजाब में आईसीटी में और केपी में आ गया है। सिंध वालों ने हमारा लेटर ऑफ एडमिशन। आपको बताएं कराची में वजीर कानून बैरिस्टर फारूक नसीम तकरीब से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जस्टिस हेल्पलाइन का आइडिया बेहतरीन है। खबरें और विशाल वेलकम बैक। जहलम से आपको खबर दें कि जहलम में क्रिकेट टूर्नामेंट के मुकाबले इख्तिताम पजीर हो गए हैं। फाइनल मैच जहलम की टीम ने जीत लिया है। अवाम का कहना था कि खेलों के मुकाबले बाकायदगी से होने चाहिए। तफसीलात शहबाज भट्ट की रिपोर्ट में। झेलम में बिलाल टाउन के मुकाम पर पहले राजा कामरान एडवोकेट मरहूम ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट का इनकाद किया गया, जिसमें झेलम, गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन, दीना और रावलपिंडी की क्रिकेट टीमों ने हिस्सा लिया। बड़ा ही जबरदस्त जो इवेंट है वो ऑर्गेनाइज किया गया है। सनसनीखेज मुकाबलों को देखने के लिए शायकीन की कसीर तादाद टैंकी वाले ग्राउंड में मौजूद थी। इस मौका पर मेले का समा था। टूर्नामेंट का फाइनल मैच झेलम की टीम ने 8 रन से जीत लिया। इस तरह की एक्टिविटी होनी चाहिए। अगर सेहतमंद नौजवान होगा तो सेहतमंद मुआशरा होगा, सेहतमंद पाकिस्तान होगा। फाइनल मैच के मेहमान खुसूसी पीटीआई के रहनुमा चौधरी फराज हुसैन, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन झेलम हाफिज अताउर रहमान, सैयद मंजूर हुसैन शाह ने टूर्नामेंट की फातिहा और रनर अप टीमों में ट्रॉफियां और नकद इनामात तकसीम किए। मोहम्मद शहबाज भट्ट, आज न्यूज झेलम। खबरों में फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट आज.tv। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए आज न्यूज।